गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग सी टेट के बाल विकास के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ये रोज़ आपको मिलेगी। ठीक है, सी टेट या जे टेट दोनों इसमें हेल्प होगी। तो आज हम लोग का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यह आया हुआ क्वेश्चन है, स्तंभ ए स्तंभ बी को सम्मिलित करना है। एनिमल इंटेलिजेंस जो है ये किससे सम्मिलित होता है? ठीक है, तो किससे होगा? थॉर्नोडाइक से। किससे होगा? थॉर्नोडाइक से। और पुनर्बलन की अनुसूची किससे होगा? स्किनर ने दिया था। पुनर्बलन की अनुसूची किसने बताया था? स्किनर ने बताया था। सारगंभीरता का नियम किसने दिया था? तो गेस्टॉल्ट किसने दिया था? गेस्टॉल्ट ने दिया था। अनुकूलन का क्या हो जाएगा? पियाजे हो जाएगा। यानी ये आपका ये हो गया, सारगंभीरता का ये हो गया, और इधर एजिलेंस क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। और पुनर्बलन की अनुसूची क्या हो जाएगा? स्किनर। ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सा हो रहा है आपका? 1 का 3, 2 का 4, यानी ऑप्शन सी। यदि आप इसे चाहते हैं तो आप इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इससे। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, बाल विकास न कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? यह कथन जो है विकास के किस कथन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह आपका संबंधित निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? तो इसका प्रतिपादक था आपका मैकडूगल। कौन था? मैकडूगल। चाहें तो आप इसका डिटेल भी देख सकते हैं। देखिए डिटेल में दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है देख लीजिए। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? 1908 में। किसके द्वारा किया गया था? मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यानी जन्मजात से ही उसको मिलता है। मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। यह किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभिप्रेरणा मूल प्रवृत्तियों के कारण ही उत्पन्न होती है। इसने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 वर्ष बताई। इसने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितना बताई है? 14 बताई है। सॉरी, इन्हें मूल प्रवृत्तियों की संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो बताया मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी हो गई आपका? 14। याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 किसने बताया है? तो मैकडूगल ने बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? विकास के किस अवस्था को कोल ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसने कहा? ब्रूस ने कहा। क्या कहा? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। किस अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को कहा। चाहे तो इसका डिटेल भी आप देख सकते हैं। क्या दिया है? बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस दोनों ने कहा था संज्ञात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कोल व ब्रूस ने बाल्य अवस्था को परिभाषित करते हुए कहा, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। क्या बोला है? किसने कहा? कोल तथा ब्रूस ने कहा माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। नेक्स्ट लाइन क्या दिया है? रॉस ने बाल्यावस्था को क्या कहा? मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। वह अन्य विद्वान स्फूर्ति आस्था ने क्या कहा? गंदी आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु आदि भी कहा है। स्फूर्ति अवस्था मैंने अन्य विद्वान ने कहा, स्फूर्ति अवस्था भी बोल सकते हैं, गंदी आयु भी बोल सकते हैं, या प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा। लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट है। कॉल व ब्रूस ने क्या कहा? क्या कहा था? वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। और रॉस ने क्या कहा था? तो बाल्य को क्या कहा था? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। किसने कहा
बहुविमाग बहुविमात्मक प्रज्ञा, बहुविमात्मक प्रज्ञा सॉरी, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, का प्रत्यय दिया है, किसने दिया है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर सी, गार्डनर ने। ठीक है, किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। इसका भी डिटेल आप देख सकते हैं। देखिए, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनका नाम है कि बुद्धि एक प्रकार की योग्यता न होकर बहुविमात्मक योग्यता होती है। इन्हें कुल 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कितने प्रकार की बुद्धि बताई? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें कितने प्रकार की बुद्धि बताया? 8 प्रकार की। बहुविमात्मक प्रज्ञा प्रत्यय है, किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से आने से पहले यहाँ कुछ दिया हुआ है। 8 प्रकार का बुद्धि जो है वो दिया हुआ है। पहला बुद्धि क्या है? भाषाई बुद्धि। दूसरा बुद्धि है तार्किक गणितीय बुद्धि। तीसरा बुद्धि स्थानिक बुद्धि। चौथा शारीरिक गतिकी बुद्धि। पांचवा है संगीत बुद्धि। चौथा है व्यक्तिक आत्मबुद्धि। छठा हो गया व्यक्तिक आत्मबुद्धि। सातवां हो गया व्यक्तित्व पर बुद्धि और आठवां हो गया प्रतिवादी बुद्धि। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या बोले? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक की बुद्धि, संगीत बुद्धि, व्यक्तिक आत्म बुद्धि, व्यक्तिक पर बुद्धि और प्रतिवादी बुद्धि। ये 8 प्रकार का। जी हाँ दोस्तों, आपको बाल विकास सीटेट से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, टोटल प्रैक्टिस करवाया जाएगा। आज इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और आज से कंटिन्यू आपको रोज़ बाल विकास से संबंधित 25 से 30 क्वेश्चन हर रोज़ मिलेंगे। ठीक है, तो आप सबों का हैप्पी चिल्ड्रन डे एंड आशा करते हैं कि आप सभी जितने भी तैयारी कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस सीटेट या जेटेट के एग्ज़ाम जब होगी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस से सफल पाने में आप लोग का सहायता साबित होगा। तो इस चैनल को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको फ्यूचर में बाल विकास से जितने भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको जल्द से जल्द मिल पाएगा। तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिलेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है। डिलेक्सिया में क्या करने की कठिनाई होगा? यह नहीं होगा, क्या करने की कठिनाई हो, या यह करने में कठिनाई होती है, या क्या करने में कठिनाई होती है, दोनों बोल सकते हैं। तो डिलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होगी? तो याद रखिएगा आपका होगा पढ़ने और वर्तनी। पढ़ने और वर्तनी में क्या होगा? आपको कठिनाई होगी, है ना। इस प्रकार से देखिए, डिलेक्सिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता संबंधित विकार है। मैंने वो अधिगम मैंने सीखने में असक्षम हो पाता है, वो सीख नहीं पाता है। तो क्या क्या है? इसके निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण क्या है? वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, यानी वर्णमाला को सीखने टाइम उसको बहुत दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, इसको भी बोलते हैं डिसलेक्सिया। दूसरा, पढ़ने या समझने में कठिनाई या वर्तनी समझने में कठिनाई होती है। तीसरा क्या है? अक्षरों की ध्वनियों को समझने में कठिनाई। चौथा क्या होगा? शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना, मैंने आपको एक सीरियल वाइज में नहीं पढ़ पाना। और दूसरा क्या है? शब्दकोश का अभाव, यानी आपके शब्दकोश की अभाव नज़र आएगी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? बोला निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, है ना। तो हम लोग
इसका आंसर होगा शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भूमिका नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी क्या क्या भूमिका होना चाहिए? बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा को यदि दिखाई नहीं देता है दूर से, तो आप उस बच्चे को आगे बैठाने की कोशिश करेंगे या आगे बैठाना चाहिए। ठीक है, बोर्ड के सामने। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम यानी जो असमक्ष है, जो सीख नहीं पाता है, उसके लिए अतिरिक्त टाइम निकालना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसे सीखेगा या कैसे कुछ वो अपने सफलता को प्राप्त करेगा, उसके बारे में उसको मोटिवेट करना चाहिए या उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका डिटेल भी दिया हुआ है, डिटेल हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन वही है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका कभी ये नहीं होना चाहिए कि निःशक्त बच्चों पर ध्यान ना दे, यानी जो सीख नहीं पा रहा है, सीखने की क्षमता में कमी है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बच्चों की आवश्यकता अनुरूप बैठने में पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम बच्चों को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की योग्यता व क्षमता के अनुरूप अधिगम परिस्थिति का निर्माण। शिक्षक को निःशक्त बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए आपको क्या करना होगा? तो उसे प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ डिटेल, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक प्रगतिशील व बाल केंद्रित कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ताकि छात्र सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। धातव्य है कि शिक्षण के प्रोत्साहन विधि प्रतिपादन सुकरात ने किया था, जिसमें अध्यापक प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की वृद्धि किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बच्चे की वृद्धि क्या चीज़ से संबंधित है? तो शारीरिक विकास से, है ना। वृद्धि बोला है तो शारीरिक विकास से संबंधित होगा। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। हार्बर्ट सोरेनसन ने वृद्धि के परिभाषित करते हुए कहा, शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। इसका मापन मात्रात्मक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन, लंबाई, मोटाई इत्यादि क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाते हैं। वृद्धि एक समय तक चलती रहती है, किंतु जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तो वह रुक जाती है, यानी वृद्धि एक लिमिट समय तक ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हम लोग देखेंगे निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो इसमें से हम लोग का आपका ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा आपका आंसर है। पुनर्बलन सिद्धांत किसे कहते हैं? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत क्या है? तो पूरा क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने दिया था? स्किनर ने अपने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत में पुनर्बलन को प्रभावशाली व महत्वपूर्ण तत्व माना है। पुनर्बलन को क्या माना है? महत्वपूर्ण तत्व माना है। इसके अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन या पुनर्बलन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, अर्थात पुनर्बलन की प्राप्ति से क्रिया
कि दोहराए जाने की प्रतिक्रिया प्रायिकता में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, देखिए 12 में आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें आपका आ जाएगा बी नंबर, जो कि आंत प्रज्ञ अवस्था, ये क्या है, ब्रूनर संज्ञात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है। बाकी तीन को क्या है, ये तीनों सिद्धांत है। तो अभी तक आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सीटेट से रिलेटेड बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण या सामाजिक और मैथ, ये यानी सीटेट का फुल फिल आपको एक कोर्स मिलेगा, रोज़ करवाया जाएगा, जिसमें से आपको फुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहें। आप यदि सीटेट का फॉर्म भरे हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप अपना प्रिपरेशन घर में करते रहें, आपको विश्वास होगा। छोड़ो हटा, इतना ज़्यादा नहीं बोलना, वो सब कट जाएगा इसमें, इसका टेंशन नहीं है। मेरे ये वाला बुक तो कहाँ है, बुक तो दोनों बुक तो हाँ सब डिलीट करेंगे, बुक तो दोनों हाँ बाल विकास तो अरे बाबा सर अब तो ऑप्शन नहीं देंगे देखने, हम क्या करेंगे, तुम अभी याद करो नहीं तो फिर बोलिए टिक मारेंगे जो तुम तो आपने याद नहीं करा। हाँ तो लो ना, ये वाला तुम लोग बोले तो करो, मना किया ना। अरे तो पलटा के देख ले ओ इतना माथा पीछे करेगा। देखो इसका क्यों ना क्यों है पूरा को मतलब पढ़ना पूरा तो मन उतना याद हो गया नहीं है। इधर ये कोल्ड हटा दे, मजा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 12 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ठीक है, कौन सा इनमें से विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, हम लोग जानते हैं आत्प्रज्ञ अवस्था। कौन सा, आत्प्रज्ञ अवस्था, जो क्या इस सिद्धांत का अवस्था नहीं है। यानी क्या क्या है, प्रतिबलात्मक अवस्था है और प्रतिबिंबात्मक अवस्था है और क्रियात्मक अवस्था भी ब्रूनर के संज्ञात्मक सिद्धांत पर आधारित है, विकास सिद्धांत का अंग है। और संकेतात्मक अवस्था भी क्या है, ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है। इस सबको कुछ डिटेल में यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी ब्रूनर के संज्ञात्मक अवस्था, तो जानते हैं ये वाला नहीं है। और तीन गो है, क्या क्या है, क्रियात्मक अवस्था है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था है और संकेतात्मक अवस्था है। यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, आत्प्रज्ञ अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञात्मक विकास के पूर्व संज्ञात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था है, जो लगभग 4 से 7 वर्ष तक होती है। अभी तक इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके सीटेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब में तुरंत पहुंच जाए, आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच जाए। और इस चैनल में अब बाल दिवस के शुभ अवसर पर TSI के परिवार से हम लोग ये फैसला किए हैं कि सीटेट के जो भी आज के बाद जो भी होगा, रोज़ आपको एक
वीडियो दिया जाएगा 25 से 30 क्वेश्चन का रोज, चाहे बाल विकास हो, सामाजिक विज्ञान हो, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे मैथ का हो, जिससे वो रिलेटेड आपको 25 से 30 क्वेश्चन रोज मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल में बने रहें और आशा करते हैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि सीटेट से रिलेटेड हो, यानी सीटेट में क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है TSI बाय नीरज क्लासेस, या आपको लिंक दिया होगा, या फिर आप और दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहित मिले और हम इस तरह के ज्ञान को आपके बीच में बांट सकें। थैंक यू वेरी मच। अब आगे नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? मॉरिसन ने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं, वर्णन किया है, वे सब हैं। इनमें से जो 5 पद है उनमें से कौन कौन है, या इसको सजाना है कौन कौन है, ठीक है। तो ये आपका है, देख सकते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि पहला क्या है? आत्मीकरण है। उसके बाद सॉरी आंसर बी नहीं हो के आंसर क्या होगा आपका? आंसर ए होगा। क्या होगा? आंसर ए। पहला क्या होगा? खोज होगा। उसके बाद क्या होगा? दूसरा होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कहाँ है? यहाँ पे है। तीसरा क्या है? तीसरा हो जाएगा आपका आत्मीकरण। ये आपका तीसरा हो जाएगा आत्मीकरण। ये आंसर नहीं है, आंसर आपका ए है, ठीक है। आत्मीकरण होगा। उसके बाद क्या होगा? संगठन होगा, संगठन या व्यवस्था जो भी है। उसके बाद ये चौथा हो गया, तो पांचवा मेरा क्या होगा? वचन, यानी ऑप्शन ए। डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, हैरिस सी मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, जिसका सही क्रम है खोज अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, प्रस्तुतिकरण जिसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन, आत्मीकरण एसिमिलेशन, चौथा है संगठन या व्यवस्था जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है वाचन या अभिव्यक्तिकरण जिसको बोलते हैं रेसिटेशन, ठीक है। देखिए, आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक डीप नॉलेज भी दिया जा रहा है, मतलब उसके बारे में डिटेल बताया जा रहा है, ताकि आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए सीटेट। निम्न में से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा संज्ञात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुमूल्यन। अनुमूल्यन जो है वो संज्ञात्मक क्षेत्र का भाग नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन सा भाग है। तो ये आपका भाग होगा, ब्लूम के अनुसार संज्ञात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य आते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं या कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। B.S. ब्लूम ने संज्ञात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से क्या क्या है? पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा एवं अंतिम है आपका मूल्यांकन। पहला क्या बोले? ज्ञान होगा, दूसरा क्या बोले? बोध होगा, तीसरा क्या बोले? अनुप्रयोग होगा, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा एवं अंतिम है मूल्यांकन। यह किसने कहा था? तो B.S. ब्लूम ने दिया था कि संज्ञात्मक क्षेत्र का उद्देश्य जो है 6 वर्गों में विभाजित है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने पेश है, जिसमें क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम का वक्र कौन नहीं है? ये सबसे पहले कौन वाला होगा? आप लोग जल्दी बोले। ये हो जाएगा
लंबवत। क्या होगा? लंबवत होगा। इनका डिटेल में हम लोग देखते हैं। ये देखिए आपका फिगर रहा कि अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? 4 प्रकार से होते हैं। पहला होगा सरल रेखीय वक्र, इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट लाइन कर्व, जो कि इस प्रकार का फिगर आपको बनेगा। नेक्स्ट है उन्नतोदर वक्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स कर्व। देखिए इधर हो जाएगा अधिगम की मात्रा और इधर होगा अभ्यास। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्या है? नतोदर। थर्ड क्या है? नतोदर वक्र, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कनकेव कर्व। क्या बोलते हैं? कनकेव कर्व। ठीक है। हम लोग फोर्थ में आते हैं मिश्रित वक्र। क्या है? मिश्रित वक्र, कॉम्बिनेशन टाइप कर्व, जिसे क्या बोलते हैं? लंबवत यानी लॉन्गिट्यूड किसी प्रकार का वर्ग नहीं है, जो कि आपका ऑप्शन में एक दिया हुआ था। तो याद रखेंगे कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? बोलिए मेरे साथ। देखिए पढ़ने से फ़ायदा ये होगा, आप एकांत में जाके पढ़ें और मेरे साथ साथ रिवीजन करें, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, उसी टाइम आपको याद हो जाएगा। पेन और कलम साथ में लेके बैठें और उस चीज़ को नोट करना चाहें तो नोट करें, नहीं तो मेरे साथ साथ में आप कम से कम बोलने का कोशिश ज़रूर करें, आपको याद हो जाएगी। तो पहला क्या बोले? सरल रेखीय वक्र। दूसरा क्या बोले? उन्नतोदर वक्र। तीसरा क्या बोले? नदोत्तर वक्र। और लास्ट या चौथा क्या बोले? मिश्रित वक्र। ठीक है, यही चीज बोले हैं। पहला को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन कर्व्स, स्ट्रेट लाइन कर्व्स। दूसरा को उन्नतोदर को क्या बोलेंगे? कन्वेक्स कर्व। चौथा को क्या, तीसरा को क्या बोलेंगे? कनकेव कर्व्स। और चौथा को बोलेंगे कॉम्बिनेशन टाइप कर्व, कॉम्बिनेशन टाइप कर्व। तो ये चारों हो गया। ये 4 किसका था? तो अधिगम वक्र मुख्यतः 4 भाग में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें क्या दिया है? यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? यानी एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, वो बालक क्या है? कुछ समस्या के रूप में शिक्षक को नजर आता है किसी कक्षा में, तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो देखिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए कि वो क्या कि क्या वो करना चाहता है या किस मुसीबत में है, वो परामर्श दे और उसे उस समस्या को निदान दिलाए, ना कि बच्चे को नज़रअंदाज करें, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा भी दिया हुआ है, बच्चे को दंड देना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। देखिए समस्यात्मक बच्चे वे होते हैं जो परिवार, कक्षा, विद्यालय में भली भांति या भांति भांति की समस्या उत्पन्न करते हैं। भांति भांति की समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार के बच्चों से भिन्न होता है। यानी जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका व्यवहार जो होता है वो अलग होता है। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, घुल मिल नहीं कर पाता है अपने व्यवहार को दूसरों के व्यवहार से। ऐसे बच्चों में चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, क्रोध करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे आदि आते हैं।
समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को जानकर उचित परामर्श, माने उनका समस्या किस चीज पर है उसका जानकर उचित परामर्श के द्वारा उनके व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। ये है इनका डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख रहे हैं क्या दिया है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर दीजिए। चलिए इसका जवाब होगा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। किससे संबंधित है, तो छात्रों के सर्वांगीण विकास, छात्रों के सर्वांगीण विकास से है। देखिए बोल रहे पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः निम्न से संबंधित है। किससे किससे संबंधित होता है, तो छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है, छात्रों के रुचि व अवधान से संबंधित होता है, छात्रों के सक्रिय सहभागिता से संबंधित होता है, छात्रों के क्रियाशीलता से संबंधित होता है और छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता से भी संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। इनमें से कौन जो है जो अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो हम लोग जानते हैं B.S. ब्लूम जो है उन्होंने संज्ञात्मक सिद्धांत का यानी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। B.M. ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का अधिगम के फलस्वरूप होने वाले व्यवहार परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण किया है। मैंने उद्देश्य में अधिगम सीखने के बाद जो परिवर्तन आता है उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया है। उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भाग में बांटा है। किसने, B.S. ब्लूम ने बांटा है। क्या क्या बांटा है, संज्ञात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोज्ञात्मक क्षेत्र में बांटा है। जबकि स्किनर ने अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, कोल्हर ने सूझ सिद्धांत और थॉर्नडाइक ने अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जबकि ब्लूम ने ऐसा नहीं किया था। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कहता है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ये भी हो जाएगा B.S. ब्लूम हो जाएगा, है ना, ठीक है, B.S. ब्लूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आते हैं। शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोध का क्या तात्पर्य है, बालक का विद्यालय नहीं जाना ये होगा, या बालक का विद्यालय में प्रवेश नहीं लेना ये होगा, या किसी बालक के 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना ये होगा, या फिर बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। बोलिए निम्न में से कौन वाला आपका होगा आंसर। तो इनका आंसर होगा सी कि अवरोध का तात्पर्य क्या होता है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, इसी को क्या बोलते हैं, शिक्षा में अवरोध। ठीक है, या शिक्षा का अवरोध का तात्पर्य यहाँ जो दिया है उनमें से एक ऑप्शन होगा। क्यों होगा, अब ये चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ डिटेल में कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है। क्या कहलाता है, अवरोधन। अवरोधन किसको कहेंगे, याद रखिएगा, कोई भी बालक या कोई भी छात्र 1 वर्ष से अधिक समय यदि उसी क्लास में बिताता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवरोधन कहेंगे। क्या कहेंगे, अवरोधन कहेंगे। दूसरे शब्दों में अवरोधन का आशय कक्षा में असफल रहने से लिया जाता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि वो उस कक्षा में फेल हो, तो इसको भी हम बोल सकते हैं। एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई के लिए ठहरना, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ही कक्षा में उन्होंने दोबारा पढ़ाई के लिए ठहर गया। तो ऐसे कोई ठहरता नॉर्मली नहीं, क्या होता है वो फेल हो जाता है तो ही वो अधिकतर रुकता, नहीं तो कोई बच्चा कोई बालक रुकने के लिए नहीं चाहता। यही सब है।
बालक की अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, श्रम, समय बेकार चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है 2 बार सीटेट में। क्या है? निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, किसमें आता है जी? जल्दी बोलिए जल्दी। ये आपका होगा प्रस्तावना कौशल। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आता है। इसका हम लोग अभी डिटेल देखेंगे। देख सकते हैं कि प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। प्रस्तावना कौशल में प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी के लिए प्रश्न करता है। किसके लिए प्रश्न कर रहा है? शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। यानी आप कक्षा में जाते हैं, यदि उस चैप्टर से आप बच्चों की जानकारी है या नहीं उसे जानने के लिए आप बच्चों से जब प्रश्न पूछते हैं तो वो ये क्या कहलाता? पूर्व ज्ञान कहलाता, कि बच्चों में पहले से कितना ज्ञान है। तदनुसार इसके अनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करता है। अब पूर्व ज्ञान जो है उसके साथ नया ज्ञान आप उनके बीच पेश करते हैं, तो इससे बच्चों को सीखने में भी क्या होता है? सहायता होती है। ध्यातव्य है कि शिक्षण की शुरुआत प्रस्तावना कौशल के प्रयोग से ही होती है और हमेशा टीचर को याद रखना चाहिए शिक्षण की शुरुआत जो करना चाहिए वो किससे करना चाहिए? तो प्रस्तावना कौशल से ही करना चाहिए। ये बहुत VVI इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि किस कौशल के पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो इन 4 अवस्था में किस अवस्था में होता है ये आपको बोलना है। तो ये 4 अवस्था में किस अवस्था में आता है? गर्भ अवस्था में। यानी यहीं से गर्भावस्था से ही बच्चा क्या होता है? विकास करना प्रारंभ या मानव विकास करना प्रारंभ होता है। जैसे देखिए, अब हम लोग इसके बाद थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। मानव विकास गतिशील, क्रमबद्ध, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन प्रयत्न चलते रहता है। याद रखिएगा यहाँ विकास वर्ड है। यदि वृद्धि रहता तो एक लिमिट समय के बाद रुक जाता, लेकिन विकास जो है वो गर्भावस्था से चलता है और जब तक आप जिंदा रहते हैं यानी मरण काल तक आपका चलता रहता है। मर जाइएगा वहाँ स्टॉप। विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो शारीरिक विकास भी हो सकता है, मानसिक विकास भी हो सकता है, नैतिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, आदि बहुत तरह का जितने तरह का विकास देखते हैं वो सारा चीज़ इसमें आता है। आदि सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। यह निरंतर क्रमिक रूप से जीवन प्रयत्न चलते रहता है, यानी जीवन भर जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका विकास होते रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 में क्या दिया हुआ है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सही जवाब होगा R.M. गेने। कौन है? R.M. गेने। अब हम लोग इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। द कंडीशन ऑफ द लर्निंग पुस्तक के लेखक है R.M. गेने। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉर्नडाइक। याद रखिएगा यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में। देखिए 2-3 पुस्तक का हम लोग चर्चा करेंगे। द कंडीशन ऑफ लर्निंग का क्या हो जाएगा? R.M. गेने। एनिमल इंटेलिजेंस का क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। और शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? B.F. स्किनर। और कंडीशन रिफ्लेक्सेस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? P. पावलोव। ये सारा चीज है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर
23 में दिया है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला, विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन आपका किसने कहा है? ये स्टैनले हॉल ने कहा है। क्या कहा? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला यानी तूफान और विरोध की अवस्था है। जसिल्ड ने क्या कहा? किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यानी बाल्यावस्था से परिपक्व की ओर जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या हो गया? किशोर ही वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 में आपका दिया हुआ है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना, सूक्ष्म शिक्षण मतलब बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में हम लोग कितना टाइम देते हैं भारतीय प्रतिमान के अनुसार? तो देखिए भारतीय प्रतिमान के अनुसार आपका क्या होगा? 36 मिनट दिया जाता है, जिसमें अलग अलग भाग बटा हुआ है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट समय लगता है। पाठ योजना का निर्माण में 6 मिनट, प्रस्तुतिकरण में 6 मिनट, पृष्ठपोषण प्रतिपुष्टि में 6 मिनट, पुनः पाठ योजना निर्माण 6 मिनट, पुनः प्रस्तुतिकरण 6 मिनट, पुनः प्रस्तुति प्रतिपुष्टि 6 मिनट, कुल कितना हो गया आपका? 36 मिनट। यानी याद रखिएगा सब में 6-6 मिनट लगता है। यदि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान का कुल कितना समय लगता है तो याद रखिएगा 6 मिनट। ठीक है, कितना लगता है? 6 मिनट। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं 25 में क्या दिया हुआ है? 25 में दिया हुआ है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया से मुख्यतः अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हुए जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो इसका कथन किसका है जी? ये आप बोलिए जल्दी से। ये कथन किसने दिया था? रॉस ने दिया था। किसने दिया था? रॉस ने। चलिए इनका डिटेल हम लोग देखते हैं क्या है। बोला रॉस ने सीखने के पठार को परिभाषित करते हुए कहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया में मुख्य अभिलक्षण है। सीखने का पठार जो है सीखने की प्रक्रिया मैंने उसकी प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? मुख्य अभिलक्षण कहते हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। वहीं गेट्स व अन्य ने सीखने के वक्र को परिभाषित करते हुए कहा है, क्या कहा है? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने का वक्र जो है वो किसके द्वारा है? अभ्यास द्वारा है। गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह किसने कहा है? तो याद रखिएगा यह कहा है आपका गिलफोर्ड ने। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। तो गिलफोर्ड ने कहा, ठीक है, देख लीजिए। गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। दूसरा क्या है? वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की क्रिया है। नेक्स्ट क्या क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है। तीसरा क्या है? स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अभी तक यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो यदि आप चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आपको। और आपको एक खुशखबरी है कि सीटेट की संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण कोर्स से रिलेटेड टोटल चीज़ इस चैनल के माध्यम में फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 27। ब्रूनर, ब्रूनर क्या है देख सकते हैं। ब्रूनर इनमें से कौन सा होगा, और आशुबेल इसमें मिलान करना है कि ए और बी को इसको मिलान करना है। तो ए और बी इसमें क्या हो जाएगा, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका क्या होगा, ब्रूनर में क्या होगा, इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, कि सप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण। ठीक है, ब्रूनर में का प्रतिमान, फिर आपका क्या हो जाए, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आशुबेल, आशुबेल किससे सम्मिलित होगा, तो आपका ये हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, नेक्स्ट सी का क्या हो जाएगा, ग्लेजर, ग्लेजर का क्या हो जाएगा, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और गार्डन का तब क्या हो जाएगा, गार्डन का हो जाएगा 2 नंबर, साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं यही चीज़ है। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 28 कि समस्या का समाधान का प्रथम चरण है। समस्या समाधान का प्रथम चरण जो होता है वो क्या होता है, तो समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है, समस्या की पहचान। जब तक समस्या का पहचान नहीं कर पाइएगा तो आप समस्या का समाधान कैसे कीजिएगा। इसलिए सबसे प्रथम चरण क्या है कि उनकी समस्या क्या है, पहले इसका पहचानो, उसी बात तो उसका समाधान कीजिएगा। तो सबसे प्रथम चरण क्या हो जाएगा, समस्या की पहचान। चलिए देखिए, इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में तर्कपूर्ण चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में वैज्ञानिक विधि में निम्नलिखित 5 सोपानों की चर्चा की है। क्या क्या सोपान है, जिसमें सबसे पहला समस्या की पहचान, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा है आंकड़ा या तथ्यों का संग्रहण करना उसके बारे में, समस्या के बारे में निष्कर्ष प्राप्त करना के, और 5वां है परिकल्पना का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, कब होगा, जब, बोलिए, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है, जल्दी बोलिए। तो ये है आपका आंसर नंबर ए, जिसमें क्या है, बालकों का संज्ञात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होना। ठीक है, कितने का, संज्ञानात्मक हो जाएगा, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अधिगम के परिणाम स्वरूप मानव व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं तीनों पक्षों में होता है। इसलिए बीएस ब्लूम ने भी अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार का है। पहला क्या है, संज्ञात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, और तीसरा है मनोज्ञात्मक उद्देश्य। और लास्ट क्वेश्चन आज का, अभी तक वीडियो आप देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, सीटेट से रिलेटेड टोटल चीज़ बताया जाएगा इस चैनल में।
इसके लिए आप यदि जानकारी चाहते हैं सीटेट की किसी भी तरह का और सीटेट का फॉर्म भरें, सीटेट का घर बैठे आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम आपके बीच लाइव भी आ सकें। नेक्स्ट दिया है स्मृति स्तर एवं बोध के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। इसमें से देखिए कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, तो ये है प्रस्तुतिकरण। कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ आप इसका डिटेल थोड़ा देख सकते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचनाएं प्रस्तुतिकरण उभयनिष्ठ है। क्या क्या है? तो स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान, बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान क्या है? इस प्रतिमान के जन्मदाता फ्रेडरिक हर्बर्ट है। हर्बर्ट ने इनकी संरचना 5 प्रमुख पदों से की है। इधर बोध स्तर का शिक्षण, अबोध स्तर शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मॉरिसन हैं। इनका प्रतिमान की संरचना भी 5 पदों में है। पहले देख लेते हैं हर्बर्ट वाला। हर्बर्ट में क्या क्या? पहला प्रस्तावना दिया है, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा स्पष्टीकरण तथा तुलना, चौथा दिया है सामान्यीकरण और पांचवा दिया है प्रयोग। यहाँ दिया है आपका अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था और